अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर अयूब। और आज के हमारे टॉपिक का बेसिकली जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं और आज का हमारा एजेंडा यही है कि वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द कॉजेज़ बिहाइंड द फेलियर ऑफ सीएसएस इंग्लिश ऐसे। और ये लेक्चर आईसेट के प्लेटफॉर्म से टेलीकास्ट आ रहा है और इसमें आज हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा जो कंसर्न्स हैं स्टूडेंट्स के या कुछ जो उस तरह की क्वेरीज हैं हमको एड्रेस करें और कुछ मिथ्स को हम ब्रेक करने की कोशिश करें। आमतौर पे सीएसएस ऐसे को लेकर बड़े मिथ्स आमतौर पे जो है वो सर्कुलेट कर रहे होते हैं हमारे एस्पायरेंट्स के सर्कल में। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक है हमारे आज के टॉपिक का एक्सप्लोरिंग द कॉजेज ऑफ फेलियर इन सीएसएस इंग्लिश ऐसे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम ये समझ जाएं कि सीएसएस इंग्लिश ऐसे के अंदर एक्चुअली हमसे रिक्वायर क्या किया जा रहा है। देखें, सीएसएस के अंदर मेरे नज़दीक सबसे बड़ी वजह जो स्टूडेंट्स फेल होते हैं ना, दैट इज इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड requirement of an essay topic। देखिए, सीएसएस के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं हमारे पास। वी हैव लाइक मल्टीपल ऑप्शंस और उन दिए गए टॉपिक्स में से वी हैव टू चूज द बेस्ट टॉपिक दैट परफेक्टली सिंक्रोनाइजेस विद आवर नॉलेज बेस। अब आमतौर पे बच्चा जो फेल हो रहा है सीएसएस के इंग्लिश ऐसे के अंदर, उसकी एक वजह तो ये है कि बच्चा अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि उस टॉपिक की पर्टिकुलर डिमांड क्या है या व्हाट अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू डू रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो उसके अंदर अब हम इसको देखते हैं। देखिए, जब आप सीएसएस का ऐसे आप अप्रोच करते हैं तो सीएसएस का ऐसे का जो स्ट्रक्चर है या सीएसएस ऐसे की जो डिमांड है वो एक ट्रायंगल की फॉर्म में होती है जिसको आप लोगों ने लाजमी कंप्लीमेंट करना होता है। अब देखें, सिंपल सी बात है, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर आता है आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के साथ दूसरी चीज जो इस ट्रायंगल के अंदर आती है दैट इज कंटेंट, और तीसरी चीज जो स्ट्रक्चर के अंदर आती है दैट इज लैंग्वेज। अच्छा, जब आपके किसी भी टॉपिक के अंदर आपके तीन एरियाज आपने जस्टिफाई कर दिए कि यानी कि आपने एक वेल स्ट्रक्चर्ड एंड वेल आर्टिकुलेटेड अपना जो ऐसे है वो क्रिएट किया है, फिर आपका कंटेंट एग्जामिनर को सेटिस्फाई करने के लिए काफ़ी है या उस टॉपिक को जस्टिफाई कर रहा है, एंड द थर्ड थिंग इज लैंग्वेज कि ग्रामेटिकली आप जो लिख रहे हैं दैट इज़ फ्लॉलेस, आपका स्ट्रक्चर अच्छा है, आपका एक्सप्रेशन अच्छा है, आपकी बातों में क्लैरिटी है, बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है आपकी और किसी किस्म की एम्बिग्विटी नहीं है। सिमिलरली जो आपके आइडियाज़ हैं दे आर फ्लोइंग इन अ वेरी लॉजिकल मैनर। इसी तरह आपके जो डिफरेंट सेक्शंस हैं दे आर वेल कनेक्टेड एंड वेल आर्टिकुलेटेड। तो जब ये सारी चीज़ों को आप फुलफिल करते हैं तो एक बड़ा बैलेंस्ड और बड़ा एक वेल क्राफ्टेड ऐसे आपका मुकम्मल होता है। देखिए, जहाँ तक हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया, द स्टूडेंट्स फेल इन अंडरस्टैंडिंग द एक्चुअल डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो उसका मतलब क्या है? देखिए, सीएसएस के अंदर जब आप बात करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स की, तो कुछ टॉपिक्स हमारे पास आते हैं दे आर सिंपल डिस्कशन बेस्ड टॉपिक्स। अब उन डिस्कशन बेस्ड टॉपिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर मजीद दो हमारे पास टॉपिक्स आते हैं, एक्सपोजिटरी टॉपिक्स और आपके लिटरेरी या एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स। अच्छा, ये जो आपके डिस्कशन बेस्ड टॉपिक्स है ना, इसके अंदर एग्जामिनर आपसे डिमांड क्या कर रहा है? इन टॉपिक्स की बेसिक डिमांड है इंफॉर्मेशन बेस्ड एक्सप्लोरेशन ऑफ द टॉपिक, यानी कि उस टॉपिक के मल्टीपल एरियाज को आपने एक्सप्लोर करना है, मल्टीपल डायमेंशंस को आपने डिस्कस करना है और डिफरेंट इलस्ट्रेशंस के साथ, डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपने उस टॉपिक को ऑब्जेक्टिवली भी वैलिडेट करना है और अपना सब्जेक्टिव एक्सपोजर और जो आपके पास नॉलेज डाइवर्सिटी आपने उसको रिफ्लेक्ट करना है। तो डिस्कशन बेस्ड टॉपिक के अंदर अगर स्टूडेंट एक बहुत नैरो अप्रोच, बहुत लिमिटेड अप्रोच के साथ जाएगा या टॉपिक को यूनिडायमेंशनल कंसिडरेशन के साथ अटेम्प्ट करेगा तो दैट वुड नॉट सेटिस्फाई द एग्जामिनर इन टर्म्स ऑफ द डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो देखिए, जहां तक ताल्लुक है आपका डिस्कशन बेस्ड टॉपिक्स का, तो मेक श्योर
आप मल्टीपल एरियाज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप बड़ी एक ओपन एंडेड डिस्कशन कर रहे हैं और आप मल्टीपल डायमेंशंस को एक्सप्लोर करके अपने एग्जामिनर को आप ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि यू हैव एन एम्पल नॉलेज बेस टू फैसिलिटेट और टू वैलिडेट द पर्टिकुलर डिमांड ऑफ दैट ऐसे टॉपिक। ठीक है, अच्छा अब अगर हम एक्सपोजिटरी टॉपिक को इंडिविजुअली यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो देखें जो एक एक्सपोजिटरी टॉपिक है उसके अंदर भी फिर मजीद कुछ इस तरह के एरिया, फॉर एग्जांपल मैं एक टॉपिक यहाँ पे लिखता हूँ क्लाइमेट चेंज मिथ प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस, फॉर एग्जांपल जनरल टॉपिक है क्लाइमेट चेंज प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस, या मैं ये लिखता हूँ कि डिजिटल डेमोक्रेसी अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। अब देखें अब यहाँ पे मैटर ये करता है कि आपका जो कॉलम से पहले वाला पार्ट है, मैं इसको लिख देता हूँ। देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं जी डिजिटल डेमोक्रेसी प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। अब यहाँ पे बच्चे आमतौर पे कंफ्यूज होते हैं कि देखें जी अगर ये कॉलम ने आपके टॉपिक को बाइफरकेट कर दिया दो सेक्शंस के अंदर तो शायद पहले वाले सेक्शन को 50% एक्सप्लोर करेंगे, अगले सेक्शन को भी 50% एक्सप्लोर करेंगे। अब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पहले डिजिटल डेमोक्रेसी को पकड़ते हैं, बताते हैं व्हाट इज डिजिटल डेमोक्रेसी, इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके चैलेंजेस क्या हैं, उसके बाद आगे वो मतलब ये नहीं अंडरस्टैंड कर पाते कि कॉलेज से पहले वाले पार्ट को कितना एम्फसाइज करना और पोस्ट कॉलेज पार्ट को कितना एम्फसाइज करना है। तो देखें अब इस तरह के अगर टॉपिक्स आते हैं तो उसके अंदर आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि ये जो आपका प्री कॉलेज पार्ट है, कॉलेज से पहले वाला जो सेक्शन है, इसको मैक्सिमम 5% आप लोग फोकस करेंगे, यानी कि मैक्सिमम इसके ऊपर आप लोग एक मेन हेडर बनाएंगे जो कि आपका ओवरव्यू का हो सकता है, इलस्ट्रेशन का हो सकता है, इलेबोरेशन हो सकती है, यूसिडेशन हो सकती है, डिसाइफरिंग हो सकती है, डीबंक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अपना जो मेन हेडर है यानी कि आपका समझ लें कि दिस वुड बी अ क्रंच पैराग्राफ इन योर ऐसे इंट्रोडक्शन के बाद आप एक मेन हेडर मैक्सिमम इस डिजिटल डेमोक्रेसी का ओवरव्यू के ऊपर आप दे देंगे और उसके बाद आपका जो कंप्लीट ऐसे है वो आप प्रोस्पेक्ट्स और चैलेंजेस को एक्सप्लोर करेंगे। अब देखिए चूंकि ये एक एक्सपोजिटरी टॉपिक है और ये डिमांड करता है आपसे इंफॉर्मेशन बेस्ड एक्सप्लोरेशन, तो इसलिए आप प्रोस्पेक्ट्स बताएंगे कि उसके सोशल प्रोस्पेक्ट्स क्या है, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स क्या है, उसके गवर्नेंस से पर्सपेक्टिव क्या है उसके प्रोस्पेक्ट्स, या फिर उसके जो है ना वो आप समझ लें कल आपके इकोनॉमिक और जो इन्वायरमेंटल प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, लीगल प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। सिमिलरली जब आप चैलेंजेस की बात करेंगे तो उसको भी आप एक्सप्लोर करेंगे डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जाके, आप इंडिविजुअल लेवल पे देख लें क्या चैलेंजेस आते हैं, सोसाइटी के लेवल पे क्या चैलेंजेस आते हैं, एक नेशन स्टेट लेवल पे क्या चैलेंजेस आते हैं और सिमिलरली ग्लोबल लेवल पे क्या चैलेंजेस आते हैं, या फिर कॉन्ट्ररी टू दिस पर्सपेक्टिव आप उसको डिफरेंट पैराडाइम्स के अंदर जाके डिस्कस करें, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, या आपके पास जो लीगल चैलेंजेस उसमें कौन कौन से आते हैं। तो इसलिए कोशिश करनी। अच्छा बच्चे आप लोगों को ये चाहिए कि जब भी एक्सपोजिटरी टॉपिक अटेम्प्ट करें तो मेक श्योर यू आर अंडरटेकिंग अ वेरी ओपन एंडेड डिस्कशन, मल्टीपल एरियाज आर बीइंग एक्सप्लोर्ड एंड मल्टीपल डायमेंशंस आर बीइंग डिस्कस्ड while you are attempting a particular essay topic। अच्छा दूसरी बात है बच्चे फेल क्यों होते हैं, बच्चे इस वजह से फेल होते हैं कि वो डिमांड को जस्टिफाई नहीं कर पाते। तो ये थोड़ा सा मैंने इसको इलस्ट्रेट किया है कि डिफरेंट टॉपिक्स की क्या डिमांड होती है और उसको किस तरह से आपने अंडरस्टैंड करना है। अच्छा दूसरी चीज अगर हम देखते हैं CSS के एग्जाम के अंदर जो बहुत बड़ा एक रेशियो आता है फेलियर का, उसके अंदर आप देखते हैं दूसरी बड़ी वजह वो है बच्चे का स्ट्रक्चरल इश्यूज। अच्छा देखिए स्ट्रक्चर ऐसे के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने बहुत ज्यादा मिथ्स सुने होंगे कि जी फलां स्टूडेंट है वो कहता है मैंने आउटलाइन नहीं लिखी और मैं पास हो गया, या फलां कहता है जी मैंने इंट्रोडक्शन सिर्फ 4 लाइनों का लिखा 6 लाइनों का लिखा। इस तरह के बड़े मिथ्स हैं। ये आमतौर पे अगर एक स्टूडेंट पास कर लेता है तो वो बहुत एक हम कहते हैं कि बड़ी एक माइनर सी रेशियो ऐसी है जो बच्चों को मिस इन्फॉर्म करते हैं, बस यानी कि इस किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन और इस तरह के बेसलेस स्पेकुलेशंस को एक्चुअली ना वो प्रोपेगेट करते हैं। तो एक एस्पायरेंट की
सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो अपनी तैयारी करना है, उससे भी बड़ी जिम्मेदारी इस तरह के मिथ से खुद को इम्यून करना होता है। तो देखिए जहां तक बात है स्ट्रक्चरल इश्यूज का, स्ट्रक्चरल इश्यूज क्यों फेलियर की बहुत बड़ी वजह बनते हैं। देखिए जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहली चीज आ जाती है आउटलाइन। देखिए स्ट्रक्चर सब एग्जामिनर का सबसे पहला इंटरेक्शन आपके ऐसे के पेपर में जो होता है वो आपकी आउटलाइन के साथ होता है। और आउटलाइन के अंदर स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन सी चीजें यहाँ पे स्ट्रक्चर में कंसिडर की जाती हैं। सबसे पहले आपकी आउटलाइन की ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद क्लैरिटी, सिमिलरली उसके अंदर कोहेरेंस, फिर कोहिजन। अच्छा आप देखें ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि आपकी आउटलाइन वेल स्ट्रक्चर्ड है या पुअरली स्ट्रक्चर्ड है। अब इसको वन पर अगर हम देखें ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि आपने अपने टॉपिक को डीकंस्ट्रक्ट किया है मुख्तलिफ सब टॉपिक्स के अंदर और एक बड़ी परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, बड़ी परफेक्ट एक सीक्वेंसिंग के साथ आपने उनको एक बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया। फॉर एग्जांपल आपने देखें जी, आपने स्टार्ट किया मेन इंट्रोडक्शन के साथ, फिर आपने कुछ बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज थी उनको इलस्ट्रेट कर दिया, उसके बाद आप डायरेक्ट टॉपिक पे चले गए। अगर उस टॉपिक के अंदर को रिलेशन की ज़रूरत थी तो आपने पहले को रिलेशन बता दिया, फिर आप उस टॉपिक को डीकंस्ट्रक्ट करके उसको एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। अच्छा ये है बेसिकली एक सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल देखें जी, अब आपने यहां पे लिख दिया इंट्रोडक्शन, या आपका मेन हेडर आ गया। अब कुछ बच्चे होते हैं, अब अक्सर कुछ ऐसे के टॉपिक्स इस तरह के आ जाते हैं कि वहां पे कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी होती हैं दैट नीड सम इलस्ट्रेशन दैट हैव टू बी डिसाइफर्ड। तो अगर आप उनको डिसाइफर नहीं करते तो बेटा वो बड़ा एक नेगेटिव इंप्रेशन छोड़ता है। ऐसे के अंदर ना आपने बड़ी एक लेमन अप्रोच के साथ जाना होता है और आपने जिस तरह एक कॉमन मैन अप्रोच की तरह अपने ऐसे को ऐसे समझे आप जिस तरह एक छोटे बच्चे को अपनी बात समझा रहे हैं, बड़ी एक सिंप्लीफाइड वर्जन के साथ, बड़ी क्लैरिटी के साथ और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के साथ आपने ऐसे को लेके चलना होता है। तो इसी तरह आपने क्या करना है, फिर आप उसको डिसाइफर कर दें जो भी आपकी मेन वहां पे टर्मिनोलॉजीज है दैट नीड सम इलस्ट्रेशन। सिमिलरली अगर कोरिलेशन चाहिए तो आप वो बता दें। उसके बाद आप अपने टॉपिक के एरियाज जो है ना उनको डिफाइन बाइफरकेट कर ले मेन हेडर्स के अंदर और सब हेडर्स के अंदर। ये तो एक ओवरऑल आपकी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी आउटलाइन की, ठीक है। यानी कि आपकी आउटलाइन हेडर्स और सब हेडर्स के अंदर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। अब ये ना हो कि कहीं पे हेडर्स आ गए, कहीं पे आपने सब हेडर मर्ज कर दिए। मेन आपके जो आप समझ लें जो मेन आपके आर्गुमेंट्स है दे शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ मेन हेडर्स, फिर सब हेडर्स। अब यहाँ पे मसाइल क्या आते हैं, फॉर एग्जांपल बच्चा मेन हेडर के अंदर कोई डाटा ऐड कर देता है। अब देखें मेन हेडर बेसिकली समझ लें आपका एक इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम जो आप अपने आर्गुमेंट्स के जरिए उसको जस्टिफाई करेंगे या आप उसको वैलिडेट करेंगे। अब मुझे आप खुद आप लोग इमेजिन करें ज़रा, अगर आपने ये लिख दिया कि जी मेन हेडर में लिख दिया कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्रीज, ठीक है। तो आप इसको इस डाटा को कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं? क्या डाटा के लिए कोई एविडेंस आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो बेटा आपका जो मेन हेडर है इट शुड बी लाइक अ स्टेटमेंट, ना ओवरली जनरलाइज्ड हो ना ओवरली स्पेसिफिक हो। हाँ इस तरह से ऑर्गेनाइज हो कि आपके एक स्पेसिफिक कंसर्न को एड्रेस किया जा रहा है उसके अंदर। तो ये आप लोगों ने बच्चे फेल इस वजह से होते हैं आउटलाइन 4। मैं आपको इसकी वजह बताता हूं। देखें बच्चे ने हेडर लिखा, अब टॉपिक आ गया ग्लोबल गवर्नेंस, प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस, ठीक है। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा यहां पे लिखता है चले जी में एक मेन हेडर में आता है प्रोस्पेक्ट्स और नीचे लिखना शुरू कर देता है पहला प्रोस्पेक्ट क्या है जी, एफिशिएंसी। उसके बाद अगला लिख देता है इसके अंदर मैनेजमेंट। अब बेटा ये अब देखें
आमतौर पे मेजॉरिटी जो बच्चे ये वीडियोस देख रहे हैं, ये वीडियो अभी सेशन जो अटेंड कर रहे हैं, आप लोग खुद भी ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुके होंगे कि कोशिश के बच्चे ना आमतौर पे वन वर्ड हेडर बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक एम्बिगुअस अप्रोच है, बड़ी एक कंफ्यूजिंग अप्रोच है। अब देखें यहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स आप बच्चे ने लिख दिया तो कुछ समझ नहीं आ रही कि बच्चा कौन से प्रोस्पेक्ट्स की बात कर रहा है। अब देखो अगर यहाँ पे हम ये ऐड कर दें प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, तो इट वुड बिकम मोर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने अपने जो मेन हेडर्स हैं या जो आपके सब हेडर्स हैं, मेक श्योर दे आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, दे आर वेरी क्लियर एंड दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। देखें, आप जब आपका ऐसे चेक हो रहा होगा ना, आप एग्जामिनर के पास नहीं बैठे होंगे कि अगर वो कहीं पे क्वेश्चन मार्क रेज करता है तो आप उसको उस कंसर्न को वहां पे एड्रेस कर दें। आपकी हेडर, आपका टेक्स्ट इतना बेटा क्लियरली ऑर्गेनाइज्ड हो कि वो बगैर किसी एम्बिग्विटी के वही मीनिंग और वही सेंस कन्वे कर रहा हो जो एग्जामिनर को फौरन बगैर किसी वो समझने बैरियर के समझ आ जाए। सिमिलरली जहां पे आप एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं क्या यहाँ से कुछ समझ आ रही है कि क्या ये पुअर एफिशिएंसी है, क्या ये समझ लें इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी है। तो आप जस्टिफाई करें कि एफिशिएंसी को किस पर्सपेक्टिव में आप ऐड करना चाह रहे हैं, बताएं कि इनहांस, अब बताएंगे ना कि देयर इज इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी और देयर इज ड्रॉप्ड एफिशिएंसी। ठीक है, सिमिलरली आप बताएंगे कि एफिशिएंसी किस चीज की, एफिशिएंसी क्या आपकी मैनेजमेंट में आ रही है, एफिशिएंसी क्या इन्फोर्समेंट में आ रही है, एफिशिएंसी क्या आपकी पॉलिसी मेकिंग में आ रही है। तो इस तरह से बेटा कोशिश करनी है कि जो आप आउटलाइन बनाएं, इट शुड बी वेल एड्रेस्ड एंड इट शुड बी, जिसको हम कहते हैं, इट शुड हैव अ वेरी होलिस्टिक पैटर्न। होलिस्टिक का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कंप्लीटनेस की सेंस हो, यानी कि उसको पढ़ा और उसके तमाम एरियाज आपको समझ आ गए, यानी कि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन ना रह जाए, को उस तरह की क्रेविसीज और गैप्स नहीं आने चाहिए कि पता नहीं बच्चा, देख रहे यहाँ पे अगर बच्चा सिर्फ एफिशिएंसी लिखता है तो पहला तो क्वेश्चन ये होगा व्हाट सॉर्ट ऑफ एफिशिएंसी, क्या एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है या एफिशिएंसी आपकी डिक्लाइन में गई है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि किस पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट की एफिशिएंसी, किस एफिशिएंसी की बात हो रही है, क्या ये इकोनॉमिक एफिशिएंसी की बात हो रही है, क्या ये पॉलिटिकल एफिशिएंसी की बात हो रही है, क्या ये पॉलिसी एफिशिएंसी की बात हो रही है, या ये किसी किस्म की इन्वायरमेंटल एफिशिएंसी की बात हो रही है। ठीक है, तो इसलिए देखिए इसमें बड़े कंसर्न्स हैं, बड़े गैप्स हैं। तो जब आपकी आउटलाइन के अंदर बेटा गैप्स होते हैं, यानी कि वो आपका स्ट्रक्चर, जिसको हम स्ट्रक्चरल इश्यूज के अंदर कंसीडर करते हैं, तो फिर भी ऐसे जो ना वो फेल हो जाता है। मेरे ख्याल से सीएसएस के अंदर अगर एक बच्चे के पास लैंग्वेज भी है, एक बच्चे के पास कंटेंट भी है, उसके बावजूद वो सीएसएस कैसे फेल कर रहा है, तो बेटा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, बच्चा आउटलाइन लिखता है तो उसका हेडर या बहुत ओवरली जनरलाइज्ड है, यानी कि पता ही नहीं चल रहा कि टॉपिक के साथ कनेक्ट कैसे हो रहा है, और या फिर बहुत नैरो पर्सपेक्टिव में लिखता है कि वो टॉपिक की डोमेन को ही कवर नहीं कर रहा होता। तो बेटा आपने बड़ा समझना है कि यू हैव टू बिल्ड और you have to craft a very holistic and a very comprehensive main header that justifies all the subheaders that have been mentioned under your main header। तो इस तरह बेटा ये आपका स्ट्रक्चर का मसला आता है in terms of your outline। पहली चीज हमने डिस्कस की है ऑर्गेनाइजेशन। फिर बेटा क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब ये है कि जो आप बात कर रहे हैं ना उसको मुकम्मल करें, और जिस सेंस में करना चाह रहे हैं वो सेंस मुकम्मल कन्वे करें आप। अब जिस तरह मैंने बताया ना कि बच्चा वन वर्ड लिख देता है, अब वन वर्ड से समझ ही नहीं आ रही तो उसको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाएं। सिमिलरली कोहेरेंस, बेटा कोहेरेंस का मतलब आप समझ लें, कोहेरेंस का मतलब है चीजों के दरमियान एक नेचुरल कनेक्टिविटी, आइडियाज के दरमियान एक नेचुरल फ्लो, यानी कि चीजें एक नॉर्मल सीक्वेंस के अंदर फ्लो कर रही हो, ये ना लगे कि आइडियाज मिसपोजिशन्ड है या आइडियाज मिसप्लेस्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर क्लाइमेट चेंज की बात करता हूं तो मैं लिखता हूं जी क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट वेव्स आ रही हैं, और हीट वेव्स आती हैं उसकी वजह से क्रॉप्स फेलियर होता है और सी लेवल राइज करता है और फ्लड्स आते हैं। अब आप लोग देख रहे बेटा कि हीट वेव्स का क्रॉप फेलियर के साथ कोई ऐसा लिंक ही नहीं बन रहा।
और क्रॉप फेलियर का सी लेवल राइज के साथ कोई लिंक नहीं बन रहा। और सी लेवल राइज का चले ये तो दोनों हम समझ में आते हैं, लेकिन आप देखें पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 दे आर नॉट कनेक्टेड इन एनी सेंस। सिमिलरली पॉइंट 2 इज नॉट कनेक्टेड विद पॉइंट 3। तो इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान बेटा कोहेरेंस नहीं है। अब मेरे ख्याल से 80 to 85% बच्चा सीएसएस का जो एग्जाम फेल करता है ना, उसका ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, बड़ा फ्रीक्वेंटली एक्सरसाइज इशू है। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, आइडियाज को एक बड़ी परफेक्ट सीक्वेंस के अंदर और एक उसके दरमियान एक नेचुरल जो सीक्वेंस है बेटा आपने उसको इंश्योर करना है। वो कैसे इंश्योर होगा, फॉर अब देखो मैं इसको ऑर्गेनाइज करता हूँ। देखिए जी, जब हीट वेव्स आती हैं तो हीट वेव से आपके पास क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हीट वेव से ग्लेशियर्स पिघलते हैं और ग्लेशियर्स पिघलने से क्या आते हैं बेटा, फ्लड्स आते हैं। यानी कि हीट वेव्स आर समहाउ रिलेटेड विद फ्लड्स, क्योंकि एक इंटरमीडिएट स्टेप जो है कि हीट वेव से जो ना वो ग्लेशियर्स पिघलते हैं और ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं तो फ्लड्स आएंगे और जब फ्लड्स आएंगे तो ऑटोमेटिकली सी लेवल राइज करेगा और जब सी लेवल राइज करेगा तो उसकी वजह से आपके पास क्या होंगे, क्रॉप्स फेलियर होंगे। सॉरी बल्कि यानी कि जब फ्लड्स आएंगे तो फ्लड से दो चीजें होंगी, एक सी लेवल, एक क्रॉप्स फेलियर होगा और उसके साथ आपका सी लेवल राइज करेगा। तो इस तरह से आपने क्या करना है, आइडियाज को नेचुरली कनेक्ट करना है। देखिए मैं आपको इसको एक जनरल सीक्वेंस में, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हुई, क्लाइमेट चेंज से हीट वेव्स आए, हीट वेव्स की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने से ग्लेशियर्स पिघले, ग्लेशियर्स के पिघलने से फ्लड्स आए और फ्लड्स आने की वजह से क्रॉप्स की डेवस्टेशन हुई और वो क्रॉप्स की जो डेवस्टेशन थी इट लेड टू फूड क्राइसिस और वो फूड क्राइसिस अल्टीमेटली लीड किया टुवर्ड्स ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तो ये देखें चीज़ें जिस तरह से एक फ्लो में मूव कर रही है ना, आप इस तरह से इसको उसी सीक्वेंस में लिखेंगे। इसी तरह से अब देखें, फिर ये अक्सर बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर हर कोई टॉपिक में इस तरह से परफेक्ट जो है वो सीक्वेंस नहीं बनता, तो वहां पे सीक्वेंस कैसे बनाया जा सकता है। देखो उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, अगर आपको लग रहा है कि आपके आइडियाज उस तरह से कोहेरेंटली ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे, कोई उस तरह की कोहेजन नहीं आ रही, तो आप छोटा सा काम करें, आप बेटा अपने उन एरियाज को ना आप कैटेगराइज कर दें। अगर आपको लग रहा है कि आपके सोशल पॉइंट्स इकोनॉमी के साथ मिर्ज हो रहे हैं, इंडिविजुअल सोसाइटल में जा रहे हैं, तो आप कैटेगराइजेशन कर दें, इंडिविजुअल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और ग्लोबल लेवल। या फिर आप उसको इस तरह से कैटेगराइज कर दें कि आप उसको डिफरेंट पैराडाइम्स में जो है ना वो डिवाइड कर दें, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस या आपकी लीगल और एनवायरमेंटल। ठीक है, तो जब आप कैटेगराइजेशन करते हैं उससे भी जो आपके आइडियाज है बड़े कोहेसिवली और बड़े कोहेरेंटली जो है ना वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। अच्छा, ये दूसरा था हमारा प्रॉब्लम के बच्चे क्यों फेल होते हैं, वो मसला किसके अंदर आता है, आपके स्ट्रक्चरल इश्यूज के अंदर। अब स्ट्रक्चरल इश्यूज के अंदर एक तो हमने डिस्कस कर लिया आउटलाइन, आउटलाइन के बाद दूसरी चीज आती है बेटा आपके इंट्रोडक्शन, जो आपका बॉडी सेक्शन है। जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, अब इंट्रोडक्शन के अंदर देखें आप जो मर्जी अप्रोचेस की बात कर लें, कि जनरल अप्रोच यही है कि इंट्रोडक्शन का एक प्रॉपर जो है वो बिगनिंग होती है, वो बिगनिंग आपकी अटेंशन ग्रैबिंग भी हो सकती है या वो जेनेरिक भी हो सकती है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, अपनी पूरी आउटलाइन का एक रिफ्लेक्शन देते हो और उस आउटलाइन के रिफ्लेक्शन को आप फिर नैरो डाउन करके थीसिस स्टेटमेंट पे आ जाते हो और यूं आपका जो एक इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ वो कंक्लूड होता है। अब इंट्रोडक्शन के अंदर बच्चे क्या ब्लंडर कमिट करते हैं, बच्चे इंट्रोडक्शन के अंदर आमतौर पे डिस्क्रिप्शन देने लग जाते हैं, इंट्रोडक्शन के अंदर कोटेशन यूज करने लग जाते हैं, इंट्रोडक्शन के अंदर एक स्टेटमेंट लिखी और उस स्टेटमेंट को वैलिडेट करने लग जाते हैं। मसलन वो कहते हैं जी द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द टेम्परेचर राइज हैज बीन डॉक्यूमेंटेड लाइक 1.5% जो है ना उसके अंदर वो राइज आया, इस तरह लिख देते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा आप समझ लें, इट इज अ निगेशन ऑफ द वेरी सेंस ऑफ इंट्रोडक्शन राइटिंग। इंट्रोडक्शन के अंदर बेटा आप डिस्क्रिप्शन नहीं देते, आप चीज़ों को एलेबोरेट नहीं करते, आपका काम सिर्फ इतना है कि आपने एक रिफ्लेक्शन देनी है। यू जस्ट नीड टू गिव अ वेरी ब्रीफ समराइजेशन ऑफ द पॉइंट्स यू आर गोइंग टू डिस्कस अहेड, क्योंकि आपने एक एक आइडिया के ऊपर एक एक बॉडी पैराग्राफ बेटा लिखना है। तो इसलिए
ख्याल करना है कि जब बच्चे इंट्रोडक्शन के अंदर फेलियर की जो वजह है या आपके जहाँ तक स्ट्रक्चर का मसला आता है तो बच्चे इंट्रोडक्शन के अंदर ये वाली गलतियाँ करते हैं और ये गलतियाँ आमतौर पे नहीं होनी चाहिए। फिर हम बॉडी पैराग्राफ्स की बात करते हैं। तो बॉडी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर आपको पता है कि एक प्रॉपर टॉपिक सेंटेंस होगा, उसके बाद आपकी सब्सटेंशिएटिंग डिटेल्स होंगी और आप उसको कंक्लूड कर देंगे। अब टॉपिक सेंटेंस बच्चों का बड़ा वेग होता है, बड़ा इनकोहेरेंट होता है, बड़ा इनकॉम्प्रिहेंसिव होता है। अब देखें अच्छा टॉपिक सेंटेंस क्या है कि जिसमें एक मेन हेडर हो, एक आपका कंट्रोलिंग आइडिया, यानी कि एक मेन आइडिया हो और एक आपका कंट्रोलिंग आइडिया हो। और अगर आप एक टॉपिक सेंटेंस में 2-3 कंट्रोलिंग आइडिया ला रहे हैं, इट मीन्स आपने वो जो पैराग्राफ का एक कैरेक्टर होता है ना जिसको हम यूनिफॉर्मिटी कहते हैं कि आप 1 पैराग्राफ 1 आइडिया, आप उस पर बेटा कॉम्प्रोमाइज करते हैं और इस तरह ये आपके डिजास्टर की एक वजह बन जाता है। सिमिलरली कंक्लूडिंग पैराग्राफ है। अब बच्चे क्या करते हैं, कंक्लूडिंग पैराग्राफ में कोई नया ही कमेंट ऐड कर देते, वो कमेंट जो उन्होंने पूरे ऐसे में डिस्कस नहीं किया। तो बेटा कंक्लूजन के अंदर आपने उसी डिबेट को और उसी डिस्कशन को समराइज करना है जो आपने पूरे ऐसे में की हुई है। आप कोई नया कमेंट करेंगे, कोई नया आइडिया वहां पे अगर कोइन करेंगे तो दैट वुड आल्सो बी अ नेगेशन ऑफ द वेरी प्रिंसिपल्स ऑफ कंक्लूजन राइटिंग। तो ये हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर के अंदर क्या मसाइल होते हैं जो कि ऐसे में फेलियर की वजह बनते हैं। बेटा तीसरी चीज ऐसे की जो हमने पढ़ा वो आती है कंटेंट। अच्छा कंटेंट की जहां तक बात है ना, अब कंटेंट में एक तो आपका आता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, एक तो जब हम बात करते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की, देखें कंटेंट आपके पास है द वे यू आर कम्युनिकेटिंग योर थॉट्स, दिस इज व्हाट वी कॉल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसका सिंपल मतलब है जी आपकी लैंग्वेज, क्वालिटी ऑफ योर लैंग्वेज। अब इसका मतलब क्या है कि आपकी ग्रामर, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपकी वोकैबुलरी, आपका एक्सप्रेशन एंड योर एफिलिएशन विद द टॉपिक, योर एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। देखें आपने टॉपिक चूज कर लिया डेमोक्रेसी का और आपको ये ही नहीं पता कि डेमोक्रेसी और पॉलिटिक्स का आपस में ताल्लुक क्या है, डेमोक्रेसी और गवर्नेंस का आपस में ताल्लुक क्या है, डेमोक्रेसी का ह्यूमन राइट्स के साथ क्या लिंक बनता है, डेमोक्रेसी का आपका जिसको हम कहते हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा डेमोक्रेसी का जस्टिस के साथ क्या लिंक बनता है बेटा, और डेमोक्रेसी का आपका अकाउंटेबिलिटी के साथ क्या कोरिलेशन बनता है। अगर आपके पास इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं है इन आइडियाज की तो इसका मतलब यह है कि आपने टॉपिक जो ना बड़ा इनअप्रोप्रिएटली बेटा अपने लिए शॉर्टलिस्ट किया है। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपकी लैंग्वेज इट शुड बी फ्लॉलेस। लैंग्वेज बेटा मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ, देखें सिंप्लिसिटी इज एन आर्ट, सिंप्लिसिटी इज नॉट लाइक एन इंडिकेटर ऑफ मीडियोक्रिटी। सिंप्लिसिटी एक आर्ट है, सिंपल होना आपके लिए बड़ा एक एक्सीलेंट समझें आपकी पर्सनैलिटी का एट्रीब्यूट है। तो आप जितना सिंपल होते हैं आप उतनी आपकी बातों में क्लैरिटी आती है, उतना आप कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं और आप बात उतने अच्छे अंदाज से कन्वे कर पाते हैं। तो बेटा सिंप्लिसिटी आपकी लैंग्वेज का समझें एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। ट्राई टू बिकम सिंपल, ट्राई टू अडॉप्ट सिंप्लिसिटी। ये आज का लेसन है आप सबके लिए, क्योंकि सिंप्लिसिटी एक अचीवमेंट है बेटा। दूसरों को कम से कम अल्फाज में, सादा तरीन अल्फाज में बात समझा देने का जो आर्ट है ना, ये बड़े कम लोग जानते हैं। इस आर्ट को मास्टर करने की कोशिश करें। अच्छा फिर ग्रामर को सीखें, बेसिक देखें ग्रामर के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स आपकी नहीं होनी चाहिए, टेंसेस की गलतियां नहीं होनी चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का बड़ा कॉमनली जो बच्चे ना वो बड़ी फ्रीक्वेंट गलती है बच्चों की, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सिमिलरली आपके जो और इस तरह के जो कंटेक्चुअल एरर्स हैं ग्रामर के अंदर वो आपके नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो आपको फेलियर की तरफ लेके जाते हैं। सिमिलरली जब हम बात करते हैं आपके एक्सप्रेशन की, बट आपका एक्सप्रेशन एज ऑलरेडी मेंशन्ड इट शुड बी वेरी सिंपल, इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि बात जो आप डिलीवर कर रहे हैं वो टॉपिक के साथ रिफ्लेक्ट हो रही है, टॉपिक को साथ कनेक्ट कर रही है। ठीक है, इसी तरह दूसरी चीज कंटेंट में बेटा आपकी आती है योर क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। बेटा क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि जो डाटा आपके पास मौजूद है दैट शुड बी वैलिड, दैट शुड बी सब्सटेंशियल डाटा आपके पास होना चाहिए। यानी कि अगर आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के साथ इंटरट्वाइंड है, तो बेटा आपके पास
अच्छे डाटा के जरिए, अच्छे आर्गूमेंट्स के जरिए आप इसको जस्टिफाई करें। ऐसा ना हो कि एग्जामिनर को पता चले कि यू आर गोइंग विद अ वेरी शैलो अप्रोच, आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो अपने एक एसोसिएशन रिफ्लेक्ट करें टॉपिक के साथ, और उसके बाद बेटा कोशिश करें कि लेटेस्ट रिसर्च बेस्ड, एविडेंस बेस्ड डाटा लाजमी कलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल अगर आप क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात कर रहे हैं तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड डाटा कौन कौन सी बॉडीज़ जो है ना वो पब्लिश करती हैं। लाइक पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, UNFCC है, UN इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो इस तरह के डाटा बेसिस का आपको पता होना चाहिए। फिर आपके पास इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए लेटेस्ट डेवलपमेंट्स की, COP28 हुई है, इस तरह से, ठीक है। और एक और बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कंटेंट के अंदर कि जब आप लोग अपना बॉडी पैराग्राफ लिखते हैं या कहीं पे भी आप डाटा इनकलकेट करते हैं तो बेटा डाटा की साइटेशन बहुत जरूरी है। आप मेंशन करें कि आप जहां से डाटा, आप ऐसे तो नहीं कहा। अच्छा बच्चे बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं। वो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू आ रिपोर्ट। बेटा भाई कौन सी रिपोर्ट, हवाला देना किस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एन ऑथर, बेटा कौन सा ऑथर, या मल्टीपल रिपोर्ट्स हैव रिवील्ड, बेटा कौन सी रिपोर्ट्स। तो बी वेरी स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ इनकलकेटिंग योर ऑब्जेक्टिव डाटा। देखो सब्जेक्टिविटी के अंदर तो आप कुछ भी लिख लेंगे, ऑब्जेक्टिव डाटा के वक्त बेटा आपने बड़ा स्पेसिफिक होना है। यू हैव टू मेंशन व्हाट स्पेसिफिक डाटा एंड यू हैव टू मेंशन द सोर्सेज ऑफ दैट पर्टिकुलर डाटा, ठीक है। तो बेटा ये 3 एरियाज थे हमने आज बेसिकली एक्सप्लोर किए हैं, और ये इन 3 एरियाज में से कोई एक एरिया होता है जो स्टूडेंट्स की फेलियर की वजह हो सकता है। कुछ इन तीनों एरियाज के अंदर लैग कर रहे हो, कुछ बच्चे किसी एक एरिया में लैग कर रहे हैं, कुछ दूसरे में कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली बेटा ऐसे के अंदर ये 3 एरियाज हैं। सबसे पहला, आप ऐसे की डिमांड को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। नंबर 2, आपका ऐसे का स्ट्रक्चर बेटा अप्रोपोज नहीं था। एंड नंबर 3, योर कंटेंट वाज सब स्टैंडर्ड। और तो चूंकि ये कंपेटिटिव एग्जाम है एंड यू आर कंपीटिंग, यू आर इन अ स्टेट ऑफ कंपटीशन विद एवरी सिंगल एस्पायरेंट, तो बेटा वहां पे फिर सब स्टैंडर्ड डाटा की कोई स्पेस रह नहीं जाती, और यहाँ पे एरर ऑफ मार्जिन बहुत मिनिमम है। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी परफेक्ट एंड यू हैव टू बी लाइक वेरी, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ योर ऐसे अप्रोच। तो आई होप बेटा आप लोगों के कंसर्न्स और जो क्वेरीज हैं वो एड्रेस हुई होंगी। और इसी के साथ हमने अनाउंस करना है कि हमारा यहाँ पे बेटा इंग्लिश ऐसे का 1-on-1 इवेल्युएशंस हम यहाँ पे करते हैं। और अगर चूंकि आप यू पीपल आर जस्ट स्टैंडिंग एट वर्ज ऑफ CSS 2024 अटेम्प्ट, और अगर आप लोग इवेल्युएशंस के लिए परेशान हैं तो पहली बात तो घबराना नहीं है। तो हम यहाँ पे ISEP के प्लेटफॉर्म से बेटा 1-on-1 इवेल्युएशन की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। और हमारा नया सेशन भी लॉन्च होने जा रहा है, 1 ईयर प्रोग्राम, जो ऑलरेडी आप लोग को उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तो आपके क्वेश्चंस बेटा जो कमेंट्स में आएंगे इंशाल्लाह विल एड्रेस योर क्वेश्चंस और क्वेरीज दैट वुड बी पोस्टेड इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पेशेंट एंड फॉर लिसनिंग टू दिस सेशन। अल्लाह हाफिज़।